नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे कई विशेष कार्यक्रम हैं और आज सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा इंटरव्यू और ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया। देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बार की जो थीम है बहुत महत्वपूर्ण थीम है और वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जिसको रीइमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर करने की बात की गई है। बट सर, आपको लगता है थीम अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन एक आज भी चैलेंज है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिंता जो बड़े रूप में आई है वो इसी मुद्दे को लेकर आई है कि हमें लगातार एक लंबे समय से लग रहा है, जिसको कि कभी हमने व्यवहारिक में नहीं बनाया, कि परिस्थितियां अब हमारे पक्ष में नहीं रही। प्रकृति किसी न किसी रूप में संदेश तो देती ही थी लगातार एक लंबे समय से, लेकिन कभी हमने संज्ञान में नहीं लिया। मैं मानता हूं कि पिछले 20-30 वर्षों से लगातार पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम एक दिन के आगे और पीछे सब कुछ भूल जाते हैं। हम उसी दिन में तमाम तरह की चर्चाओं को कर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इस कोरोना और कोविड ने पहली बार, मैं इसका एक सकारात्मक पहलू भी मानता हूं, कि दुनिया भर में जो एक प्रकृति के प्रति शोर और गंभीरता होनी चाहिए थी, वो शोर और गंभीरता हमारे बीच में से गायब हो गई। वो इसलिए हुई कि लेकिन कोरोना कोविड ने सारी दुनिया में एक बार प्रकृति और पर्यावरण के लिए हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या इससे समझना चाहिए कि जब तक हम बड़े कष्टों में नहीं चले जाएंगे, जब तक हम बड़ी पीड़ाओं में नहीं जाएंगे, तो क्या हम तब तक प्रकृति को नहीं समझेंगे? तो साफ सी बात है कि जो बड़ा शोर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो और चाहे कहीं, वो अब की बार एक बड़ा शोर उठा है और तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां COP25 तक सब तमाम शोरों के बीच में निपट गई, ना पीछे सोचा ना आगे। तो अभी सब साफ सी बात है, इस बार का एनवायरमेंट डे में जो चिंता बनी है वो इस कोविड-19 की जो सबसे बड़ी मार पड़ी है, तभी हम सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। और अब अभी तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं, अभी भी नहीं संभले तो हमारे ये तमाम नारे रखे के रखे रह जाएंगे। आपने देखा होगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे, हम इकोनॉमी की ज्यादा चिंता करते हैं। मैं इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं, बट व्हेन इट्स कम टू इकोलॉजी, तो इकोलॉजी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव जीवन का अस्तित्व ही इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इस भाव को हम जन जन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, एक बड़ी बात तो आप समझिए कि इस बार लोगों की एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह की इकोनॉमी का विश्व में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 1940-50 में, तो जीडीपी जैसा शब्द आ चुका था, लेकिन उससे पहले भी जब हमारा पेट भर चुका तो यूरोपियन और पश्चिमी देशों ने जो औद्योगिक क्रांति की बड़ी बात की, उस उद्योग क्रांति को हमने परचम उसका लहरा दिया। सारी दुनिया ने ये मानकर चला कि सब इसी के प्रताप से सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन अब देखिए कि 1-2 साल के तथाकथित वो जो विकास का एक ढांचा हमने तैयार किया था, वो ढांचा, वो जीडीपी पाताल में पहुंच गई और आज तक उभर के नहीं आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां इकोनॉमी की इतनी बड़ी मार पड़ी, लेकिन इस प्रकृति ने, माता भूमि पृथिव्याम पुत्रो हम, ये माता है जिसने आपको पानी दिया, जिसने आपको प्राण वायु दी, जिसने आपकी मिट्टी से आपको भोजन दिया। तो साफ सी बात है, अंतर कर लेना चाहिए। वो इकोनॉमी, वो जीडीपी जो सबके पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन पृथ्वी के उत्पाद, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, ये सबको मिलते रहे, तो अंतर साफ है कि प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। अब आप बताइए, आपके पास बहुत कुछ हो और आपकी ऑक्सीजन आपसे ले ली जाए, और कोरोना ने बताया है सिलेंडर के लिए जो मार काट मची है, उस ऑक्सीजन को जो प्रकृति ने दी थी, तय कर लेना चाहिए कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि इकोलॉजी। मुझे लगता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक परिवार है सर,
बिकॉज अभी हम क्या बात करते हैं कि सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पॉलिसी फ्रेम कर देना, लेजिस्लेशन पारित कर देना, बजट आवंटित कर देना। बट सर, एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक परिवार के तौर पे हमारी क्या भूमिका हो सकती है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है, मैं सरकार को यह मानकर चलता हूं कि वो हमारा हिस्सा हमने बनाई, और इसलिए एक बात बड़ी समझ लेनी चाहिए इसके अलावा कि सरकार भी सांस लेती है और सरकार को भी पानी चाहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि मैं अगर सांस नहीं ले पाता, मैं मेरे लिए पानी मैं खुद नहीं जुटा पाता, मैं अपनी घर की व्यवस्थाओं को जिस तरह से रखता हूं, तो शायद मेरा एक बड़ा दायित्व साथ में ये भी हो जाता है कि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो अब आप क्या करेंगे। सरकार को निंदा और आलोचना करने के अलावा अगर हमारे पास कुछ न बचा होगा तो क्या हम अपने लिए पानी नहीं जुटाएंगे, हम अपनी प्राणवायु को बेहतर नहीं करेंगे। हमारा अपना जीवन है और इस जीवन हमारा है, और इस जीवन का पहला दायित्व और धर्म हमारा अपना है। इसलिए अपने लिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी और आने वाले समय की पीढ़ी के लिए भी हर परिवार का, हर व्यक्ति का दायित्व है, उसको जोड़े। ये सरकारों पर निर्भरता इस रूप में नहीं करें, उनके भी परिवार है, उनकी भी बराबर की चिंता होनी चाहिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के लिए। मैं समझता हूं कि प्रकृति ने जब सबको दिया था तो क्या बताया था कि ये सरकार है, ये गैर सरकार है, ये अमेरिका है, ये चाइना है। उसने थोड़ी ना कहा कि ये इसकी सरकार है या उसकी सरकार है। प्रकृति ने सबको दिया, और जब सबको दिया तो सबका दायित्व है प्रकृति, और यही प्रवृत्ति जब तक नहीं बनेगी हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। ये मूल मंत्र है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है डॉक्टर जोशी। उन्होंने लिखा है, मनमोहन जोशी है हल्द्वानी से, उन्होंने कहा अगर आज आप पर्यावरण को बचाएंगे तो कल ये पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा। निश्चित रूप से साफ सी बात है। आप ये देखिए कि आज तक किसने पाला। 4 अरब साल पहले और 3.80 बिलियन ईयर पहले जीवन आ चुका था, और उससे यात्रा करते करते पृथ्वी ने अपने गर्भ में तमाम तरह की पीड़ाओं के बाद मनुष्य को दिया। ये इकोनॉमी, ये सड़कें, ये दुनिया तो बाद में बनी, पर पहले तो जीवन बना। इसलिए मूल तत्व तो जीवन होना चाहिए और उसके आधार होने चाहिए। थोड़ा सा जीडीपी के बारे में बता दीजिए डॉक्टर जोशी। आप हमेशा वकालत करते हैं ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट की, जैसे जीडीपी की गणना होती है, लेकिन आपको लगता है कि ये धरातल पे उतर पाएगी आपकी ये सोच? देखिए, मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अभी हमारे पास एक ही ग्रोथ मेजर है, जीडीपी, जिसमें हम एग्रीकल्चर का एक हिस्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज कितनी थी, लेकिन कहाँ ये बताता है, कब ये बताने की कोशिश करता है कि अगर नदियां खत्म हो रही हैं, प्राणवायु खराब हो रही है, मिट्टी बदल गई है, ये जीडीपी में कभी नहीं आता। लेकिन पानी खराब हुआ, हम बीमार पड़े, कोरोना आया, हम बीमार पड़े, दवाइयां ज्यादा बिकी, अस्पतालों में ज्यादा लोगों की भर्तियां हुई, वो जीडीपी में आ जाएगा, क्योंकि वो खर्चा है और इसे आप खर्चा नहीं मानते। एक पेड़ खड़ा है, उसको कब तक जीडीपी में काट दिया, जंगल पूरा काट दिया, वो जीडीपी में आएगा। जब खड़ा है वो प्राणवायु दे रहा, मिट्टी दे रहा, वो जीडीपी में नहीं आता। ये बायस है। ये जीडीपी हम सब की नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीडीपी मुट्ठी भर के लोगों की होती है। इस देश के 1% लोग 40% यहाँ के वेल्थ के मालिक हैं। 2153 लोग दुनिया में, करीब 4.6 बिलियन लोगों के पास जितनी संपत्ति है वो 2153 के पास है। तो अब आप सोच लीजिए, अब आप जान लीजिए कि वो जीडीपी या वो धन कैसे सबका हो सकता है। अगर कुछ चीज सबकी हो सकती है वह है प्रकृति, और इसलिए प्रकृति के लिए भी एक सूचक तैयार होना होगा, और ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इसी से मिलता जुलता है, जिसमें ये कोशिश की गई है, इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम बताएं इस साल कितना जंगल पैदा किया, कितना पानी और प्राणवायु ठीक की, कितनी मिट्टी की, इसका एक सामूहिक द्योतक है जीडीपी। आप इकोनॉमी में यहां खड़े हैं इस साल, तो आप प्रकृति और इकोसिस्टम में कहां खड़े हैं, उसका एक ब्यौरा जीडीपी देगी। होगा, अवश्य होगा, और करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो दूसरे दुनिया के लोग आ जाएंगे। हम तो गर्व करना चाहते हैं कि उत्तराखंड और अपने देश ने इसलिए जीडीपी दी, क्योंकि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी की पूजा हमारी होती है, हम करते हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रकृति के प्रति सबसे बड़ी समझ इसी देश के लोगों की है, दुनिया की नहीं है। वो भोगवादी लोग हैं और हम कल्चर्ड है, संस्कार और संस्कृति हमारी जमीन ये है, वहीं हम पलते हैं। ओके तो डॉक्टर शायद मुझे बिल्कुल आशा है डॉक्टर जोशी, कि एक मैं आने वाले आपसे, समय में मुझे मालूम है प्रकृति आपको जाना है सर, मैं बहुत कम समय आपका ले रहा हूं। आपको मालूम है हमारा स्टेट इन्वायरमेंटल सर्विस देने के लिए जाना जाता है पूरे देश में, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, वाटर के रूप में हो, साफ सुथरी प्राणवायु के रूप में हो। व्हेन इट्स कम टू ग्रीन बोनस, इकोनॉमिक तौर पे हेल्प करने की इस राज्य को बात आती है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आप जैसे लोग पिच क्यों नहीं करते केंद्र सरकार के सामने? आप जैसे मजबूत लोग जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनका नाम है, जिनको जानते हैं लोग, आप लोग पिच क्यों नहीं करते अपने राज्य के लिए साहब कि देखिए हम इतनी इन्वायरमेंटल सर्विसेज दे रहे हैं, आप हमारे राज्य को मदद करिए? देखिए, ऐसा है कि मैं कटोरा पकड़ने के पक्ष में नहीं रहता। आपके पास तमाम तरह के आंकड़ों और तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल बिल अगर एक साथ होगी, अब आप बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं पानी को जमा करना, क्यों नहीं जंगल को खड़ा करना, क्यों नहीं मिट्टी को बेहतर करना उद्योग बन जाता है कि जिस दिन ये उद्योग के दर्जे में आ जाएगा ये जीडीपी हो जाएगी। क्योंकि अगर उत्तराखंड इतने वनों पर उसका अधिकार है, उसके लोग क्यों पैदा करें गेहूं और धान? वो पानी रोकें और उसकी पानी की कीमत, ये उद्योग बने। अब आप जब पानी का उद्योग चल सकता है, प्यूरिफायर, अब पानी की बोतलें बिक सकती हैं, मिट्टी बिक सकती है केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, और आपकी प्राणवायु बिक सकती है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर तो सबसे बड़ी चर्चा और कॉन्सेंट्रेट रहा, तो ये उद्योग में क्यों नहीं आता है? अगर ये जिस दिन उद्योग में आ जाएगा, हम भी माला माल हो जाएंगे, हर गांव और घर माला माल हो जाएगा। मेरा अपना ठोस मानना इस रूप में है सर। मैं इसी के साथ एक छोटी सी लास्ट में सर, एक लास्ट पॉइंट, आपको लगता है कि हमें इसको रोजगार से जोड़ना चाहिए? बिकॉज अभी भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट हमारा खुद का इन्वायरमेंट भी दूर कर सकता है अगर हम इस ओर ध्यान दें, तो अगर हम अपनी इकोलॉजी की ओर ध्यान दो, अपनी फॉरेस्ट्री की तरफ ध्यान दें। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। मैं कहता हूं आप प्रकृति के और संसाधन, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी रोजगार का हिस्सा होना चाहिए। कहां से लाऊंगा मैं रोजगार? अपने दूर दराज के गांव के लिए जहां रहते हैं, वो विकेंद्रित रोजगार होगा, उसमें समानता होगी। मेरा अधिकार, मेरी जमीन, मेरे जंगल और मेरा पैसा, मेरा पेड़, ये इससे विकेंद्रित और कोई भी रोजगार नहीं हो सकता इस देश के घर गांवों के लिए। मेरा मानना है इसे। और आप दुनिया भर में तो संकट आ ही चुका है, संकट आ ही चुका है, तो अगर हम इसे रोजगार का करेंगे तो हम भी माला माल होंगे। ये तमाम 1 बिलियन, आप देखिए कितने बिलियन डॉलर का पानी का व्यापार हो गया। प्यूरिफायर 58 बिलियन डॉलर का व्यापार खड़ा होने जा रहा है। जब वो व्यापार कर सकते हैं तो हम एक ऐसे दबाव की तरफ क्यों ना जाएं कि इसे रोजगार बनाया जाए, हमारे उत्पादों का आकलन हो, हमने जो कंट्रीब्यूट किया उसका हमको पैसा मिलना चाहिए। ये मेरा ठोस मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है डॉक्टर जोशी आपको जाना है, आप देवभूमि डायलॉग से जुड़े, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आज दिन भर कई महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमें भी चिंता है जल जंगल जमीन की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी। और एक साथ में और आपसे बात कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि हम जो इंसान के रूप में इस धरती पे मौजूद हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। वो कैसे? आज हर एक परिवार वो सोचता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल इंतजाम कर दिए, यानी वित्तीय तौर पे मेरे बच्चों को आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैंने पर्यावरण के लिए क्या योगदान दिया। क्योंकि आने वाले समय में क्या हम ऐसा पर्यावरण चाहेंगे, ऐसी धरती चाहेंगे जहां पर वायु प्रदूषित हो, पानी प्रदूषित हो, धरती प्रदूषित हो? कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए उस वित्तीय सेवा से ज्यादा हमारे लिए पर्यावरणीय सेवा ज्यादा है। और हम सनातनियों का तो जीवन जो है वो हमेशा प्रकृति के नजदीक रहा है। हमने हमेशा प्रकृति की पूजा की है, हमने हमेशा प्रकृति को अपना माना है, हम हमेशा प्रकृति के बीच रहे हैं। आखिर क्या है हमारा ऐसा कौन सा लालच है जो आज हम प्रकृति से इतना खिलवाड़ कर चुके हैं? आप सोचिए, हमारे बड़े बुजुर्ग, देहरादून की बात कर लिए, कितनी नदियां हमारे पास थी, क्या उन नदियों का हाल है? वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं। आज जो नदियां हैं वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं।
हमें एक बात ध्यान रखनी होगी मित्रों, यह पर्यावरण से मानव का अस्तित्व जुड़ा है। अगर पर्यावरण को नुकसान हुआ, मानव अस्तित्व को भी नुकसान होता है। और यह हमने कई बार देख भी लिया है, भांप भी लिया है। ये बड़ी बड़ी जो आपदाएं आती हैं, इसका कारण हम हैं, इसकी जड़ में हम हैं। जब आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यह कहा था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसकी नींव में इंसान खड़ा है। इंसान के लालच ने इस जलवायु परिवर्तन को इतना विकराल स्थिति में लाके रख दिया है। आज पूरी दुनिया आईपीसीसी की बात करती है, उसकी रिपोर्ट की बात करती है। तमाम तरह के अकॉर्ड हमने वर्ल्ड के साथ किए हैं। हम अपनी कार्बन इमिशन कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, एक परिवार के तौर पे हमें यह तय करना होगा कि हमें अपने बच्चों को कैसा पर्यावरण देना है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले समय में अच्छी सांस लें, अच्छा पानी पिएं, अच्छा भोजन करें। आज आप सोचिए, ना सिर्फ वायु प्रदूषित हो गई है, पानी भी प्रदूषित हो गया है, आपकी जमीन भी प्रदूषित हो गई है, आपका वाटर इतना कंटामिनेटेड हो गया है, आपका भूजल स्तर इतना गिर चुका है। ये ऐसी चुनौतियां हैं मित्रों, जो आज हम सबके सामने खड़ी हैं। हम इनसे मुंह नहीं चुरा सकते, हम इनसे पीठ नहीं दिखा सकते, हमें इसका सामना करना होगा। हम उत्तराखंडी, या हमारी जो उत्तराखंडियत है, वो ऐसे त्योहारों को मनाती है जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हैं। उत्तराखंड के जितने भी त्योहार हैं या जितने भी मंगल गीत है, उन सब में जो सबसे बड़ा अंश है वो हमारी प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का है। अगर हम हरेला मेला भी मनाते हैं तो वह हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। अगर हम फूलदेई भी मनाते हैं तो वो भी हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। अगर हम बाकी तमाम अपने फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, वो भी एक ही हमें मार्ग दिखाते हैं कि प्रकृति से प्रेम करो। अब समय आ गया है कि सूर्य को वापस से जल देने की शुरुआत करनी चाहिए, पानी की बूंद बूंद बचाने की शुरुआत करनी चाहिए, बारिश के पानी को बचाने की शुरुआत करनी चाहिए, नए नए पेड़ों को लगाने की बात शुरू करनी चाहिए। आदिकाल से, मैं कह रहा हूं आदिकाल से मनुष्य जो है वो प्रकृति से प्रेम करता आया है। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, इन सभी युगों में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हम प्रकृति से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इस घोर कलयुग में हमने प्रकृति से अपने आप को अलग किया है, और उसका नतीजा हमें बड़ी बड़ी आपदाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, ये जो बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, ये जो बड़े बड़े तमाम बदलाव आप अपने मौसम में देख रहे हैं, इसकी वजह कोई ईश्वर नहीं है, इसकी वजह में हम हैं। यानी कि हम सारे लोग, हम सब ने मिलकर अपने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि हमने अपने आने वाले भविष्य के लिए खतरा पैदा किया है। मैं एक मां से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करती है, कि अगर अपने बच्चे के बारे में चिंतित हैं, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ उसकी आने वाले भविष्य में उसके इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की भी आप चिंता करिए। यह भी इतना ही बड़ा मापदंड हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी खुशियां हों, जो कुछ भी आए, उस दिन एक पेड़ लगाना जरूर भूलें। देवभूमि डायलॉग जल्दी ही इस मुहिम को शुरू करने जा रहा है कि आपके घर में जो भी नेक कार्य हों, जो भी अच्छे कार्य हों, उसकी शुरुआत एक पौधा लगाने से शुरू होगी, और वो पौधा आपके आंगन में खिलेगा भी, आपको फल भी देगा, आपको छाया भी देगा, आपको ऑक्सीजन भी देगा, आपको तमाम तरह के फायदे देगा। और देवभूमि उत्तराखंड तो हमेशा इसलिए जानी जाती रही है क्योंकि यहां जितने भी देवता रहे सब प्रकृति के नजदीक रहे। तो देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले लोग को भी आज प्रकृति की तरफ वापस लौटना होगा। हम प्रकृति की तरफ वापस लौटेंगे तो हम अपने भविष्य को बचा सकेंगे, और हम पूरी दुनिया को इस भूमि से संकेत दे सकते हैं। क्यों? गौरा देवी की जन्मस्थली है। हमारे जितने भी पर्यावरणविद हैं, जितने भी युवा साथी हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी लोग अपनी मेहनत से आज पर्यावरण को बचाने में लगे हैं, मैं देवभूमि डायलॉग की ओर से उन सबको बारंबार प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ ये निवेदन करता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी है इस पर्यावरण को बचाना। केवल सरकार पे जिम्मेदारी थोपकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
सरकारें कानून बना सकती हैं, नियम कायदे बना सकती हैं, पॉलिसी प्रोग्राम बना सकती हैं, बजट एलोकेट कर सकती है, ह्यूमन रिसोर्स दे सकती है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें बार बार प्रकृति चेतावनी दे रही है मित्रों, बार बार प्रकृति चेतावनी दे रही है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रो कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। अर्थात अन्य क्षेत्र में किए हुए पापों को आप धर्म क्षेत्र में आकर मिटा सकते हैं, अपने को पाप मुक्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में ही अगर आप गलत काम करने लगे तो वज्र का लेख भी आपको नहीं बचा सकता। हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में यही बातें कही गई हैं। हम उन सनातन धर्म को मानने वाले हैं जहां कहते हैं उमादित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। हम जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। यही तो हमारा जीवन है और यही प्रकृति है। प्रकृति यानी पर्यावरण, बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है, इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने पर्यावरण को बचा के रखे। अरे गौरैया का महत्व भी है हमारे पर्यावरण में। अगर हमारे घर के पास गौरैया रहती है तो आप समझिए आपके आसपास का इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस है। आप सोचिए परमात्मा ने कितना संतुलित इस धरती को बनाया है। आप जानते हैं कि हमारे पास केवल 2.5% लैंड है, 4% पानी है विश्व का। मैं फिर कहना चाहता हूं, विश्व का 4% पानी भारत के पास है, 2.5% लैंड है। लेकिन जब जनसंख्या के अनुपात पे हम बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी है, तो विश्व की 17 से 18% आबादी भारत में रहती है। आप सोचिए हमारे रिसोर्सेस को, हमारी प्राकृतिक रिसोर्सेस को कितना प्रेशर धीरे धीरे पड़ रहा, कितने दबाव में है हमारे संसाधन। और इसलिए आने वाले समय में हमें जनसंख्या नियंत्रण की तरफ भी सोचना होगा, क्योंकि बिना जनसंख्या को नियंत्रित किए हम इस मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का समुचित और संतुलित उपयोग करना होगा। देवभूमि उत्तराखंड के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, परमात्मा ने, प्रकृति ने इस देवभूमि उत्तराखंड को वो सब कुछ दिया है जिसका संतुलित इस्तेमाल कर कर हम ना सिर्फ खुद को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने बाकी साथियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस भाव के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस पवित्र भाव के साथ हम सब संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अनेक महानुभावों से आपकी मुलाकात होगी और उनके विचारों को आप विस्तार से सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।